100 जूल यदि यहाँ पे एनर्जी है तो रोटेशन में कितना फ्रिक्शन गया और ट्रांसलेशन में कितना गया। सडन प्रोसेस है, इंस्टेंटली हुआ है, हीट ट्रांसफर होने का समय नहीं मिला, इसलिए हीट जीरो। अच्छी चीज पढ़ी थी कि कंपैरिजन कैसे किया जाए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का। मोर स्टीपर वाले को एडियाबैटिक बोला था बच्चों। यदि अलग अलग गैस भी थी तो हमने देखा था मोनो डाई ट्राई एटमिक जैसी भी एक गामा जिसका ज्यादा है वो मोर स्टीपर होगी, उसके हिसाब से आपने वर्क प्रेशर और टेम्परेचर देखा था। बच्चे क्वेश्चन में फिर आपको समझा था बच्चों सी वाली वैल्यू लर्न करना, सी वी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। एक क्वेश्चन आपको लिख के दिया था, सी की वैल्यू उसमें आपने निकाली है क्या बच्चों? कितनी है सी की वैल्यू बताना, कितना है बच्चों? -r/2 इज द राइट आंसर। कुछ हीट कितनी आई? ऐसा दिया था बच्चों की एक्चुअली पीएमटी में सवाल पूछा था आपसे, पीएमटी में 1 स्टेप क्वेश्चन पूछा था, आप एक्स की वैल्यू बताओ। देखो कैसा सर, रिप्लेस टी बाई पी इंटू वी। कैसे लिखा? आइडियल गैस इक्वेशन होती है जब P इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कैंसिल किया, 2 बच गया, तो P स्क्वायर इंटू वी पावर 3 इज कांस्टेंट। ये भी आपको मैंने समझा था बच्चों, जिसकी पावर आपको सिंगल करनी है उसकी पावर उल्टी कर दो, आ जाएगा P इंटू वी पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यदि बच्चों आपने कंपेयर किया तो पी वी पावर एक्स से कंपेयर करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। बच्चों पीएमटी में इतना ही सवाल पूछा था, एक्स की वैल्यू आप बता दो। एक स्टेप आगे मैंने बोला सी बताओ, तो सी क्या था बच्चों? सी वी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। सी वी था बच्चों f/2 इंटू आर प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस 3/2। बच्चों आपकी मेरे ख्याल से हीलियम गैस बोला था 3/2 आर। बच्चों ये सोल्व किया, देखो ये -½ ऊपर जाएगा तो -2r, -r/2 आपका आंसर आ गया। यदि आपको बोला हीट निकालो तो हीट क्या आ जाएगा? NC डेल्टा टी। कितना ग्राम था बोलना बच्चों आपको? हीलियम कितना था? 16, तो 16 डिवाइड बाई 4 ये कितना? -r डिवाइड बाई 2, और डेल्टा टी कितना था बच्चों? 20। तो आपने सोल्व किया, आप आंसर बनाओ कितना आएगा? -1000 डिवाइड बाई 3 जूल। सही लिखा क्या बच्चों? हीट नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है सर? हीट इज रिजेक्टेड बाई द गैस। एक क्वेश्चन आपको छोड़ा था। आज बच्चों मैं आपको हीट के 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे। फिलहाल आपको एक तरीका देखा सर, CV बताने के लिए गैस का नाम चाहिए और एक्स निकालने के लिए कोई भी ग्राफ या प्रोपोर्शनलिटी। सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बच्चों PMT मार्क करो। क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज, मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ। अब बच्चों मैं अगला वाला सिंगल PMT सिंपल है, स्टार नहीं है। नेक्स्ट वाला डबल स्टार PMT बहुत अच्छा सवाल है। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे लेवल बढ़ाऊंगा। लास्ट वाला ऐसा कि अच्छा तो है लेकिन अपने काम का कम है। ये PMT का आसान और अच्छा सवाल देखो कैसा। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड such that temperature of 1 gram helium, temperature of 1 gram helium increases from 1 gram helium का अंडरलाइन करो, increases from सामने लिखा हुआ बच्चों T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंक्रीजेज फ्रॉम सामने लिखा हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम को भी अंडरलाइन आप करो। बच्चों यदि आप लकीर के फकीर होते तो आप ऐसे सोचते सर हीट का मतलब सी निकालना है, NC डेल्टा टी आंसर आएगा। सर सी के लिए आपको गैस का नाम चाहिए, CV आ जाएगा, लिखा हुआ हीलियम। एक्स आप बना पाओगे बेटा? एक्स बना पाना तब संभव होता है या तो आपको ग्राफ दिया होता या तो बच्चों आपको प्रोपोर्शनल लिखा होता है। ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिर मैं हीट कैसे निकालूं सर? बच्चों फिर आपको हीट निकालने का एक तरीका है जो बेसिक आप जानते हो, फर्स्ट लॉ लिख लो सर। DQ बच्चों आपका जानते हो बेटा, DQ इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। सर डेल्टा U तो हमेशा एक ही फॉर्मूला है NCV डेल्टा T। सर वर्क क्या लें इसमें? क्योंकि बच्चों आइसोकोरिक है तो वर्क 0 ले लिया। सही लिखा क्या बच्चों? बेटा N की वैल्यू ऐसा ही, CV की वैल्यू f/2 इंटू R, डेल्टा T क्या लिखा बच्चों? T1 से T2, तो मैंने T2 माइनस T1 लिखा। सर डिग्री में वैल्यू पुट करनी है क्या बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 से T2 गया टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस में बेटा डिग्री और केल्विन में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए मैं सिंपल पुट किया। आगे फिर देखो उसको लिखा बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल 1 डिवाइड बाई 4 हीलियम गैस है, 3 आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, R एज इट इज, और ये T2 माइनस T1। बच्चों एक्चुअली 1 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं हो गया बच्चों। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो चाहता था आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई NA करो। जब क्वेश्चन PMT में आया था तो आंसर आ जाएगा 3/8 NA KB डेल्टा T, T2 माइनस T। बात सही है क्या?
बनाओ शाबाश। अब बहुत अच्छा सवाल आपको कराऊंगा बच्चे, डबल स्टार पीएमटी भी आएगा और ये आपका फ्रंट पेज पे भी आएगा। फ्रंट पेज में केटीजी में सिर्फ एक चीज आपकी आई है, आपका E बाई एफ बाई एन हाफ के टी होता है। थर्मो में एक चीज आई है, सी की वैल्यू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस, ये चीज आई है जो आप कराऊंगा। ये इस बार पीएमटी में सवाल आ सकता है बच्चों। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट, बच्चों डबल स्टार पीएमटी है, फ्रंट पे भी आएगा, जो अलग लिखा मैं, जो फ्रंट पे आएगा ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट, मतलब कितना हिस्सा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, will be converted into internal energy in case of hydrogen, HYDROGN, in case of hydrogen heated at constant pressure। बच्चों हाइड्रोजन को और कांस्टेंट प्रेशर को आप अंडरलाइन करो। बच्चों एक ऐसा सेम सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं। कैसे सर, कांस्टेंट प्रेशर ही एक ऐसा आपका प्रोसेस था जिसमें वर्क भी था और जिसमें आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी थी। अदरवाइज क्या था, जैसे आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो जीरो था, जो वर्क है वही हीट था। जैसे आइसोकोरिक था, आइसोकोरिक में वर्क जीरो था, जो हीट है वही इंटरनल एनर्जी थी। सिर्फ आइसोबारिक आपका एक ऐसा प्रोसेस था बच्चों जिसमें कुछ वर्क है और कुछ आपकी इंटरनल एनर्जी है। ये कुछ ऐसी बात आपको समझाना बच्चों, जैसे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम में समझाया था कि बेटा ऑक्सीजन है, डाई एटॉमिक गैस है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 100 जूल यदि यहाँ पे एनर्जी है तो रोटेशन में कितना फ्रैक्शन गया और ट्रांसलेशन में कितना गया। रोटेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो सर वहां 40 जूल गया। ट्रांसलेशन में कितना था बच्चों 3, तो 60 जूल। ऐसे ही हमने काम किया था। तो ऐसे ही यहां पूछना चाहता कितना हिस्सा आपका जो है बच्चों वर्क में गया, कितना आपका इंटरनल एनर्जी। देखो कैसा, तो डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू वी कैन राइट एज, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों NCV डेल्टा टी डिवाइड बाई NCP डेल्टा टी। बच्चों कैंसिल करेंगे CV बाई CP दैट इज 1 बाई गामा। बच्चों यहां हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन गामा क्या होता था बच्चों 7/5, आंसर आ जाएगा 5/7। बच्चों क्या मुझे वर्क सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है, और 7/5 जो आपका इंटरनल एनर्जी बचा हुआ 2/7 कहाँ गया, आपका कहाँ आ जाएगा, सीधा वर्क में आ जाएगा। फिर भी यदि आप फॉर्मूले से बनाना चाहो तो बच्चों वर्क डिवाइड बाई हीट क्या आ जाएगा, NR डेल्टा टी, ये NCP डेल्टा टी, ये बच्चों R है जिटीज, और CP को हमने लिखा था गामा R डिवाइड बाई गामा -1, याद होगा आपको 1 - 1 बाई गामा दैट इज 2/7। बच्चों सीधा याद कराता हूं, जो फ्रंट पेज पे आएगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटे, आपका जो फ्रंट पेज पे आएगा उसको यहां लिखा, फ्रंट पे जौन सा आना हो यहां अलग से लिखूंगा, ये डिब्बा फ्रंट पे बना लो। देखो मेरे सुन लो बच्चों, सीधा आंसर होता है। कैसा, ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तीनों चारों टाइप से, एम्स में भी और PMT में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के लगता नहीं अपने से इतना आसान सवाल था क्या। जैसे मुझे बोलेगा कि हीलियम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, कितना % वर्क प्रोड्यूस किया, तो मैं पहले कैसे सोचूंगा, हीलियम, हीलियम का मतलब सर इंटरनल एनर्जी, गामा का उल्टा, गामा क्या है 5/3, तो उसका उल्टा 3/5 जो है इंटरनल एनर्जी है। वर्क कितना हो जाएगा बच्चों 2/5, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 किया, सर 40% वर्क और 60% क्या आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। दोबारा सुनो, फिर मैं बोला कितना फ्रैक्शन यदि आप अमोनिया को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे, कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी है। तो मैं बोलूं अमोनिया, सर अमोनिया नॉन लीनियर गैस थी, गामा की वैल्यू 4/3 थी, 4/3 का उल्टा क्या है बेटा 3/4, क्या बन गया इंटरनल एनर्जी, और बचा हुआ क्या आ जाएगा वर्क, बचा हुआ कितना 1/4। बात सही है क्या, लिखता भी हूं डायरेक्ट आपको बच्चों, सवाल आएगा PMT बेटा। यदि मुझे कोई इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाई हीट पूछेगा 1 बाई गामा, वर्क डिवाइड बाई हीट पूछेगा 1 - 1 बाई गामा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, यदि बच्चों कोई मुझे बोलता बेटा सर ओजोन गैस का आप बताओ, तो ओजोन का इंटरनल एनर्जी क्या बन जाता, सर ये तो 1 बाई गामा है, नॉन लीनियर गैस है 3/4। यदि कोई बोलता वर्क का बताओ, यदि कोई मुझे बोलता आप वर्क का बताओ, तो वर्क का बता देता हूं, इसका बचा हुआ 1/4। सही है क्या। इस सवाल को फ्रैक्शन में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को परसेंटेज में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को वैल्यू में भी पूछा जा सकता है। उसने मुझे बोला, तो बेटा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सीधा बताऊंगा। मुझे बोला कि आपके पास जो है ऑक्सीजन गैस है और आपने 1000 जूल जो है हीट आपने सप्लाई किया है, वर्क कितना हुआ, तो मैं कैसे सोचता सर ऑक्सीजन गैस है, 7/5 क्या हो गया बच्चों आपका इंटरनल एनर्जी, वर्क क्या आ जाएगा 5/7, अरे 5W डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 2/7,
मल्टीप्लाई आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 7, वो वर्क की वैल्यू। सही है क्या? चाहे वैल्यू दे बेटा, चाहे परसेंटेज में पूछे, चाहे फ्रैक्शन में, एक बात दिमाग में रखना है सर, डेल्टा यू डिवाइड बाई हीट 1 बाई गामा होता है, बाकी अपने वर्क आएगा। बनाओ शाबाश। ये फ्रंट में आया बेटे, आसान और बहुत बढ़िया सवाल। क्यू हीट है ना, क्यू हीट इज सप्लाइड, क्यू हीट इज सप्लाइड टू ए डाई एटोमिक गैस, क्यू हीट इज सप्लाइड टू ए डाई एटोमिक गैस, डाई एटोमिक अंडरलाइन करो बेटा, सच दैट Q by 4 से आगे लिखा हुआ बच्चों, सच दैट Q by 4 वर्क इज डन बाई गैस, बाई गैस को भी आप अंडरलाइन करना, Q by 4 वर्क इज डन बाई गैस, बाई गैस को अंडरलाइन क्या, फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दिस प्रोसेस, फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दिस प्रोसेस। बच्चों ये क्वेश्चन आपको करा रहा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचते हैं पहले। सर हीट की या मोलर स्पेसिफिक हीट की बात किया तो मैं जानता हूं CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स रट्टा मारा हुआ है। क्या सर CV हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डायटोमिक गैस का नाम हम याद है, F/2 इंटू R। क्या बच्चों X आप निकाल सकते हो? नहीं, X से निकालने का तरीका था बच्चों प्रोपोर्शनलिटी या ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फिर आपके पास हीट का एक ही तरीका बनता है रिलेट करने का, DQ इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। हीट की वैल्यू ये दिया हुआ बच्चों, ये अपने NCV डेल्टा T, और वर्क दिया बच्चों बाई गैस, इसलिए मैंने प्लस किया Q/4। यहां लिखा बच्चों 3Q/4, इस साइड आ गया माइनस हो गया, N F/2R, और डेल्टा D को यही रखा, फिर मैं रुक गया। सर ये तो मैं जानता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं जानता हूं, बाकी सब ठीक है। सर मैं इस Q को या हीट को C की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? क्या बच्चों आप हीट का फॉर्मूला C की फॉर्म में जानते हो? अरे Q का लिखा था हमने NC डेल्टा डी, याद है क्या? गुड बच्चों, NC डेल्टा डी लिखो, इसको सिर्फ ये स्टेप यहां भूलने का है। यहां लिखा 3/4 NC डेल्टा टी, ये N बच्चों आपकी डायटोमिक गैस है 5/2 R डेल्टा टी। अब मेरे ख्याल से आंसर आराम से बन जाएगा बच्चों, N और डेल्टा टी, N और डेल्टा टी कैंसल, 2 से ये कैंसल, 2 बच गया, C की वैल्यू आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 और ये 3R। बात समझ में आई है बच्चों? जो लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक्चुअली ये मैं आपको एक प्रोसीजर समझाना चाह रहा हूं। क्या क्वेश्चन आपका नीट में आएगा? सर ऐसा सवाल नहीं आता बेटा। क्यों करवा रहे हो? हमने जो भी मॉड्यूल सोल्व, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का सवाल है एम्स का, ये आपने कहीं कहीं देखा मिलेगा, आपको डाउट मिलेगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और आसान है इसलिए बता रहा हूँ। एक मैंने प्रोसेस बता रखा बच्चों, जैसे 1 से 2 आइसोकोरिक है, 2 से 3 आपका आइसोबारिक है। आइसोकोरिक ऐसा है कि आपका प्रेशर डबल हुआ, फिर आइसोबारिक ऐसा है कि आपकी वॉल्यूम भी डबल हुई। ऐसा मैंने सवाल किया, फिर यहाँ प्रेशर P और वॉल्यूम V है, तो यहाँ प्रेशर 2P और V है, यहाँ भी प्रेशर भी 2P और वॉल्यूम भी 2V। ऐसा देखो एक बार लिखते क्वेश्चन अच्छा सा बच्चों। जो डिस्कशन जब मैं कराऊंगा नहीं, आपको इंजन की फॉर्म में सवाल मिलेगा, इंजन पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा रिलेट भी करूंगा। फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट, फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गिवन प्रोसेस इफ गैस इज डायटोमिक। फिर वही मतलब अलग अलग टाइप के सवाल कर रहा हूं बेटा मैं आपको, C निकालने वाला या हीट वाला। क्या ग्राफ से बनेगा? सर दिया ही नहीं है। अरे क्या मैं इसमें X की वैल्यू निकाल सकता? नहीं। बच्चों एक बात आप ध्यान दो, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? PV। यदि मैं ऐसा बोलता बेटा 1 पॉइंट का जो है टेम्परेचर T मान लो, तो 2 पॉइंट का टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 2T। सर कैसे पता चला? बेटे यहाँ पे P इंटू V प्रोडक्ट PV है, 2 पॉइंट पे प्रोडक्ट 2PV है तो 2T ले लिया, 3 पॉइंट पे प्रोडक्ट देखना क्या है? 2P इंटू 2V, तो इसलिए टेम्परेचर क्या ले लिया मैंने? 4T। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू PV होता है। A पॉइंट का टेम्परेचर PV है तो मैंने T मान लिया। 2 पॉइंट का कितना बच्चों? 2PV तो 2T हो गया। 3 पॉइंट का क्या है बच्चों? 4PV तो क्या हो जाएगा? 4T हो जाएगा। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि सर हम जब नेट हीट निकालते तो मैं जानता हूं हीट 1 से 2 की और हीट 2 से 3 की ले लो। 1 से 2 में क्या बच्चों? NCV डेल्टा T। 2 से 3 में क्या बच्चों? NCP डेल्टा T। कि सर मुझे जो है ना डेल्टा T चाहिए, मुझे PV की जरूरत नहीं है। N को यही रखा, CV की वैल्यू डायटोमिक में 5/2 R, ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। सही लिखा? अरे 1 से 2 में क्या प्रेशर है आपका? T2 माइनस T1, ये क्या आ जाएगा? N 7/2 R, और ये आ जाएगा T3 माइनस T2, ये भी सही है। सर Q को क्या लिखे? NC डेल्टा T, यही हम जानते हैं यार।
अरे क्यू क्या लिखा है, सी डेल्टा टी, एन को यही का यही, सी यही का यही, लेकिन टेम्परेचर कौन सा आएगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल। वैल्यू पुट किया 5/2 और बच्चों ये आ गया आपका 2t माइनस टी। फाइनल देखना बेटा 7/2 4t माइनस 2t, सही लिखा क्या। आगे और देखो सर n और c एज इट इज, यह आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 4t और इनिशियल t। इसको सोल्व किया 5/2 nRT, इसको सोल्व किया बेटा 14 nR डिवाइड बाई 2 इंटू टी, सही लिखा है। और एक स्टेप लिख लेते हैं n इंटू सी 3t और 5/2 nRT प्लस 14/2 nRT। बच्चों फिर कैंसिल करते हैं एक बार, कैंसिल किया बेटा सर n और t, n और t, n और t कैंसिल, क्या बच जाएगा c, इसको जोड़ेंगे तो 19R/6। बच्चों के कंबाइंड प्रोसेस का अपने से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, यदि 1 से 2 और 2 से 3 है तो नेट हीट निकाल लेंगे, और नेट हीट इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी, सी की अपने आप वैल्यू आ जाएगी। जहां भी P इंटू वी लिखा हुआ बच्चों, उसका प्रोपोर्शनलिटी से टेम्परेचर की फॉर्म में लिख लो, ताकि मैं डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर पाऊं। सही है क्या, बना के देखो। इसको मैं पीवी की फॉर्म में भी सोल्व कर सकता था, वो आपका ज्यादा टफ हो जाता। इससे अच्छा मैं क्या किया, P इंटू वी को टेम्परेचर टी मान लिया। बच्चों ऊपर लिख रहा हूं पीएमटी में नहीं आएगा बेटे, बहुत बढ़िया नियम के साथ को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमने फ्लोट पढ़ा, फ्लोट में ज्यादातर मैंने वर्क समझा, वर्क के बाद इंटरनल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला, हीट भी सिंपल, दो एक कंसेप्ट नहीं सीख लिया, सी वाला सीख लिया, एक जनरलाइज फॉर्म वाला सीख लिया। अब एक नियम बच्चों जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसको थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट होता है, अरे न्यूमेरिकल उसके ऐसे बन जाते हैं, दो फॉर्मूले वैल्यू पुट के आंसर। आप यहाँ कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हो और आप थियोरेटिकल मजबूत होते हो। टॉपिक का नाम है स्लोट, अच्छे से थ्योरी सुनते हैं ना बच्चों, बहुत सारी आप बहुत जगह प्रैक्टिकल यूज कर पाओगे। बच्चों स्लोट का उपयोग पहली बात तो देखा जाए सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने सिर्फ एनर्जी को जोड़ना सीखा है, ये हीट है, कुछ वर्क कुछ इंटरनल एनर्जी, बस। बच्चों अब जो मैं आपको बातें करूंगा ना बेटा सेकंड लॉ में, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सर हीट का तापमान क्या, आप ये बताओ, हीट का टेम्परेचर ज्यादा है तो शायद ज्यादा काम आएगी, या हीट हाई टेम्परेचर और हीट लो टेम्परेचर, इस बात में कोई फर्क भी है क्या। 100 जूल यदि मैं आपको दूं 25 डिग्री पे, 100 जूल मैं आपको सप्लाई करूं 100 डिग्री, कोई फर्क है कि नहीं है। पहले बातें सुनते हैं। एक बच्चे को मैं बोलता हूं, जब बेटा आप चाय बना लाओ, तो बच्चा दूध पानी चाय सब डाला और चाय बना के ले आया, है ना। चाय जब बना के ले आया था, उसको मैंने बोला बच्चों कितनी हीट आपने देनी पड़ी। सपोज बच्चों मुझे बच्चे ने बोला सर 100 जूल मैंने हीट इसको दिया और चाय बन गई। फिर मैं उसको बोला बेटा तू जानता है कि गैस के पास, एयर के पास एनर्जी होती है F/2 nRT। अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी एयर फैली हुई है, एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, एयर के नंबर ऑफ मोल भी जितने चाहूँ इतने ले सकता हूँ, चारों तरफ एयर है, और तापमान भी, टेम्परेचर भी 300 केल्विन तो है ही। तो इस तरह हम देखेंगे ना बेटा, एक मोल में बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी, कई जूल हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ एक काम कर, तू 100 जूल या सन की एनर्जी भी अपने पास है, आप पतीले में चाय पानी चाय पत्ती सब डाल लो और लेके ऐसे हवा में घूमते रहो। अरे सारे दिन में क्या चाय बन सकती है? हीट तो वहां भी है, एनर्जी तो वहां भी है, सूर्य देवता की एनर्जी एक्स्ट्रा है, एयर की एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्या चाय बनी? नहीं। फिर बच्चे ने बोला, दोबारा मैं उसको बुलाया कि यार तूने बोला 100 जूल में बनेगी, इसकी तो चाय नहीं बनी, 100 जूल तो ये भी लेके घूम ही रहा है। वो बोला सर मैंने पूरी बात नहीं बताई, मैंने 100 जूल एनर्जी हाई टेम्परेचर दिया था तब चाय बनी, मैंने गैस को चला रखा था तब जाके चाय बनी। सही है क्या? तो एक बात तो ये समझ में आई सर, 100 जूल अलग अलग टेम्परेचर पे देंगे, उसका इफेक्ट अलग अलग है। अच्छा, अगली बात और देखते हैं बच्चों। एक बढ़िया बात और ये आ जाती है, जैसे बेटा फ्लोट हमने समझा था सर, इतनी एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन है, चेंज नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। एक स्टेटमेंट उसका पढ़ लिया मैंने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक स्टेटमेंट नहीं बताता, उल्टी स्टेटमेंट देगा, ये नहीं हो सकता बाकी कुछ भी हो जाए, ये नहीं होगा बाकी कुछ भी हो जाए। समझे क्या बात को? एक स्टेटमेंट में लिखवाता हूं, एक दो टर्म आएंगे बच्चों, हीट इंजन या एफिशिएंसी, अभी इसको आप नहीं जानते, मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों अच्छे से देखो, ऐसा लिखना आपको स्लोट की। बच्चों ये स्टेटमेंट नंबर 1 है बेटा, स्टेटमेंट 1। ऐसे तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंपल स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा। 100%, 100% ऐसा, 100% एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन इज नॉट पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन, HE लिख लेना कैपिटल,
ऑफ ए हीट इंजन इज नॉट पॉसिबल, ऑफ ए हीट इंजन इज नॉट पॉसिबल, that means total heat cannot be converted into work done. That means total heat cannot be converted into work done. बट एक्चुअली हीट और वर्क में, या हीट और काइनेटिक एनर्जी में, या हीट और पोटेंशियल एनर्जी में, या हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बच्चों ये हीट जो एक लो ग्रेड एनर्जी होती है, ये पूरी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी माने काइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक की हाई ग्रेड एनर्जी होती है बेटा, ये पूरी की पूरी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती है। और देखा ना मैंने, इंटरनल एनर्जी एक्चुअली एक तरीके से वेस्ट ही है, इसलिए आपको वर्क उससे कम मिल पाता था, सारा वर्क नहीं मिल पाता था। तो मुझे बोला सर आइसोथर्मल में तो पूरा वर्क मिलता था, और आइसोथर्मल मैंने बोला वेरी स्लो, वो संभव ही नहीं तो प्रोसेस, वैसे हमने थियोरेटिकल प्रोसेस जब बोल दिया बस। थोड़ा सा और देखो एक बार यहाँ बच्चों, उसने एक स्टेटमेंट और बोला, यदि कोई ऐसी मशीन हो जाए ना कभी भी भविष्य में जो 100% एफिशिएंट है, उसका नाम PMM1 होता है। PMM का पूर्ण फॉर्म है जो परपेचुअल मोशन मशीन, एक इमेजिनरी मशीन है। यदि मुझे कोई बोले सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन कौन करता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है बच्चों, उसको वायलेशन PMM1 करता है। क्यों? ये अज्यूम किया गया है इसकी एफिशिएंसी 100% है। उसने क्या बोला? 100% किसी की नहीं होगी, होती भी नहीं है। यदि कोई इमेजिनरी मशीन है तो उसका नाम PMM1 है। आप नीचे मेंशन कर लो, PMM1 100% एफिशिएंट है। थोड़ी देर में और समझ में आएगा PMM वाली कहानी। PMM1 ये आपकी 100% एफिशिएंट है। ठीक है, आपने सुना होगा बेटा, सोर्स और सिंक नाम सुना होगा। एक मैं नया टर्म दे रहा हूँ, थर्मल रिजर्वायर होता है कोई भी चीज। थर्मल रिजर्वायर बच्चों ऐसा होता है जैसे सी ऑफ हीट, हीट का समंदर है, उससे आप हीट ले लो या दे लो, टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फिर से जब मैं बच्चा था मुझे हजम नहीं होता था, ऐसा कैसे हो सकता है सर, हीट का फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं आपको बोला बच्चा अपना इन्वायरमेंट, इसका लाइव एग्जांपल है। आज कोटा का टेम्परेचर बाहर यदि 25 डिग्री सेल्सियस है, आप छोटी सी अलाव जला लो, हाथ सेकने लग जाओ। मेरी ख्याल से अब कोटा का टेम्परेचर 26 नहीं कर पाओगे, 25 से। और कर पाएंगे क्या? हम आसपास नहीं कर पाते हैं। और मान लो कोटा का बोल दिया, मैं बोलता हूँ स्टेशन पे देख लो, जाओ जयपुर देख लो, क्या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर अलाव जलाने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सर ये जो इन्वायरमेंट है बेटा, ये आपका थर्मल रिजर्वायर है। कई बार ये हाई टेम्परेचर जैसे एक्ट करेगा, कई बार ये लो जैसा। जैसे कार के लिए धुआं बाहर जाता है, लो टेम्परेचर, अंदर ज्यादा तापमान, बाहर कम, लो टेम्परेचर। कभी कभी हाई जैसा ही हो जाएगा, यही चीज थर्मल रिजर्वायर कोई ऐसी चीज है, हीट लो या दो, तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई टेम्परेचर वाले का सोर्स और लो वाले का सिंक बोला जाता है। एक बार वर्ड यूज किया, दोबारा बोलेंगे भी नहीं। कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ हीट इज नोन एज TR, थर्मल रिजर्वायर बोला चाह रहा हूं। फुल स्टॉप, आगे लिखो, TR एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज सोर्स। TR एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज सोर्स, whereas TR at lower temperature is known as sink, whereas TR at lower temperature is known as sink। बच्चों कई बार ऐसा भी सुनोगे आप अलग अलग टीचर से कि बेटा जो एनर्जी देता है उसको सोर्स बोलते हैं, जो एनर्जी लेता है उसको सिंक बोलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन और रेफ्रिजरेटर में अलग तरीके से उपयोग कर लूंगा मैं। कभी ये सोर्स है, कभी सिंक, जैसे मैंने ऐसे लिखवा दिया, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है। बच्चों स्टेटमेंट नंबर 2 आ रहा। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या होता है वो समझा रहा हूं। स्टेटमेंट नंबर 2 ने ऐसा बोला, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं हो सकता जो एक थर्मल रिजर्वायर से हीट ले उसी को हीट दे। ऐसा यदि होगा तो वर्क हमेशा 0 होगा। सर ये हीट इंजन क्या है? मतलब मैं कार के इंजन की बात कर रहा हूं, मैं बाइक के इंजन की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई भी इंजन नहीं होगा जो बच्चों एक ही थर्मल रिजर्वायर से हीट ली और दी और आपने वर्क किया। यदि ऐसा होता तो क्या होता? देखो, हमने बोला एयर में बहुत सारी एनर्जी है। सर पेट्रोल मत डालो, एयर पेट्रोल में डाल दो, मतलब पेट्रोल की जगह एयर डालो, उससे एनर्जी लो, गाड़ी चलने लग जाए, कार भी चलाएंगे, धुएं में भी एयर आएगी, ना पोल्यूशन ना खर्चा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये बोलता कि सर आपको 2 टेम्परेचर रखने पड़ेंगे। सवाल कैसे आया कि जो सी होता है उसमें सिप है, सिप क्या पानी से एनर्जी ले और वापस पानी को डाल दे तो क्या सिप वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? सर ये सेकंड लॉ का वायलेशन है। सही, एक लाइन और लिखवा दो। ये बेटो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होता है एक्चुअली।
ये नहीं होगा बाकी कुछ भी हो, ये नहीं होगा बाकी कुछ भी हो। तो एक तो मैंने बोला 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, दूसरी स्टेटमेंट और बोल रहा हूं, दे स्टेटमेंट नंबर 2 एक्चुअली क्लोसियस स्टेटमेंट है बेटा, ऐसे मैंने लिखवा दिया स्टेटमेंट 2। देखिए एक बार, देयर इज नो हीट इंजन पॉसिबल, HE लिखना, देयर इज नो हीट इंजन पॉसिबल which can produce work by exchanging heat within same TR, by exchanging heat within same TR thermal reservoir। बच्चे यदि ऐसा हो जाता है, एक ही टीआर से हीट ली और एक को हीट दे दी, तो उसका नाम होता है बेटा, भविष्य में कभी हो गया तो PMM2। तो यदि मुझसे सवाल पूछा जाए सेकंड लॉ को कौन कौन वायलेट करता, PMM1, PMM2 या बोथ, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन आएगा बच्चों बोथ। केल्विन प्लांक को कौन वायलेट करता है, PMM1। क्लोजेस्ट स्टेटमेंट कौन करता है, PMM2। लेकिन स्लॉट की दो ही स्टेटमेंट है, स्लॉट को ही दोनों ही वायलेट करते हैं, सही है क्या? नीचे आप लिख लो बच्चों, PMM2 एक ऐसी मशीन है जो एक्सचेंज कर लेगी, एक्चुअली वायलेशन है इसका, इमेजिनरी मशीन बेटा, नाम ही इमेजिनरी होता है इसका। स्लॉट इज ए क्वालिटेटिव लॉ, दैट मीन्स, स्लॉट मैंने सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स समझ गए बेटा, स्लॉट इज ए क्वालिटेटिव लॉ, दैट मीन्स हीट एट हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स heat at high temperature is more useful, heat at high temperature is more useful as compared to heat at low temperature, as compared to heat at low temperature। बच्चों सामने एक वर्ड मैंने लिखा बेटा, एंट्रोपी, थोड़ा इसको समझाऊंगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। बच्चों ये दुनिया या यूनिवर्स बनने का बेस है। एंट्रोपी कहां से आया सर, स्लॉट से आया, वो आपको पता चल जाएगा। एंट्रोपी कहां से आया बच्चों, स्लॉट से आया है। दो एक बातें सुन लो एंट्रोपी के बारे में। एक बात तो बच्चों आप श्योरिटी से जानते हो, सर एंट्रोपी मतलब क्या है, रैंडमनेस की डिग्री है। वो होती क्या, वो समझा रहा हूं बच्चों। एंट्रोपी होती है dQ/T, जानबूझ के लिखा हो डेल्टा एस। एंट्रोपी नहीं, चेंज इन एंट्रोपी डिफाइंड है। एक बात सर, डेल्टा एस और dQ/T, डेल्टा माने क्या था, स्टेट फंक्शन, तो एंट्रोपी क्या, स्टेट फंक्शन, डी माने क्या, पाथ फंक्शन। एक बात तो ये क्लैरिफाई हुई। सर ये जूल पर केल्विन में लिखा, एम्स में सवाल आया, 1 किलो आइस को 1 किलो पानी बना दिया, कितनी एंट्रोपी चेंज हुई। तो एंट्रोपी चेंज होता है तो dQ/T। अब ये फॉर्मूला मैंने नहीं समझाया आपको, कल आ जाएगा बच्चों। dQ फेज चेंज में ml होता, मैंने यूज भी किया था, ऐसे तो इंटरनल एनर्जी में यूज किया था। m की जगह मास है, ग्राम में लिया 10³ 1 kg का, ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता बच्चों वैल्यू। कैलोरी का जूल में किया 4.2, केल्विन में तापमान 2 से, ऐसे लिखा। बच्चों ये आपको कुछ लाइन समझाना चाहता हूं, आपने ऐसे सुना हुआ है एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज होती, सुना हुआ कुछ बातें, वो क्लैरिफाई करता हूं। बच्चों 2 टाइप के ही प्रोसेस यूनिवर्स में हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रट्टा मारा हुआ सर, जैसा था ऐसा ही वापिस, ऐसा रट्टा मारा हुआ है। एक्चुअली बताइए होती बच्चों, मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां से यदि मैं 1 कदम आगे गया, 0.1 जूल हीट लॉस किया, तो रिवर्सिबल कब माना जाएगा सर, मैं वापिस 1 कदम आऊंगा तो 0.1 मेरे पैर में आ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? असंभव बात, कभी नहीं होगा सर। बिल्कुल बल्कि उल्टाने में भी हीट लिबरेट होगी। दोबारा सुनो बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसकी ईच एंड एवरी स्टेट रिपीट करे। यहां से यहां ऐसे 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 गया तो ऐसे ऐसे वापस भी आओ, जो जो जाने में वापस आपका लॉस हुआ वापस आपके पास आए तब आप वापस, ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटे? जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है सारे डेसिपेटिव इफेक्ट होता है। कैसे डेसिपेटिव सर? मैं बोल रहा हूं साउंड एनर्जी मेरे रूम में है, क्लोज रूम में, पूरी एयर को पकड़ के मेरे मुंह में वापस घुसेड़ दो, फिर भी 1-2 एयर पार्टिकल तो बाहर चला गया होगा ना, असंभव है, वो बात खराब हो गई है। कुछ एनर्जी तो आपने क्या किया, सराउंडिंग में ऐड कर दिया। तो बच्चों जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं हर जगह आपको फ्रिक्शन मिलेगा, हर जगह आपको एनर्जी कुछ न कुछ अपने इन्वायरमेंट में ऐड किया होगा। इसलिए DQ की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ प्लस एनर्जी आपने इन्वायरमेंट में दिया, तो DQ/T क्या हो सकता है बच्चों? ग्रेटर देन 0। कब? जब इरिवर्सिबल है। सारे इरिवर्सिबल, एक्चुअली तो रिवर्सिबल कुछ है ही नहीं,
फिर भी यदि हो जाएगा तो ये हो सकता है कि हीट आपकी लॉस ना हो, तो इसका मतलब डी क्यू बाई टी की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो है। मतलब चेंज इन एंट्रोपी या तो इक्वल टू जीरो है, मतलब चेंज का मतलब जो पहली एंट्रोपी तो बाद में वही है, जो कि लगभग असंभव है बेटा। यदि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या पॉजिटिव, मतलब फाइनल एंट्रोपी क्या ज्यादा। एक लाइन यहां से बनी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव एंड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्यों कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग सर? हमेशा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो आप इन्वायरमेंट में ऐड कर ही रहे हैं, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग है। इसका बच्चों बहुत बढ़िया बात सुना आपने कभी सुना बेटा बिग बैंग थ्योरी का नाम? ये आपने कभी सुना बच्चों बुड्ढों से, हम जैसे 7 आदमी होते, एक तुम हो, एक कहीं और, एक नीचे पाताल में, सुना कभी आपने? अरे बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते हैं, हम जैसे ना और भी हैं, वो नीचे पाताल में रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ऐसा कहानी सुनाते हैं जब बच्चे थे, तुम्हें पता नहीं यार, ऐसा सुनाते हैं, या अंग्रेजी फिल्म हम दिखाते भी हैं बच्चों। उसका बेस है ये, इसका बेस है। दोबारा एक लाइन बोलता हूं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। रेंडमनेस बढ़ेगा तो यूनिवर्स बड़ा बड़ा बड़ा, एक दिन ब्लास्ट हुआ तो एक यूनिवर्स ना हो गए, पता नहीं करोड़ों यूनिवर्स बन गए। अरे हम तो एक यूनिवर्स को जानते हैं सर, 7-9 प्लेनेट है, उसमें एक अर्थ, उसमें हम रहते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने और ये आपके यूनिवर्स हैं। सच में वैज्ञानिक बोलते मुझे नहीं पता, सही है क्या? वो इसका कहानी यहाँ से आई, एंट्रोपी बढ़ने से, कि सर लगातार बढ़ा कहाँ झेल पाएंगे, कभी न कभी ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होगा तो और आपका और यूनिवर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। 1-2 लाइन इसमें लिखवाता हूँ बच्चों। एक लाइन पूछ रहा हूँ आपसे बच्चों, क्या सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है? यूनिवर्स का तो मैंने बोल दिया यूनिवर्स का कारण है सर रिवर्सिबल, तो पहले वाली एंट्रोपी है, इरिवर्सिबल तो बढ़ेगी। क्या सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है? सिस्टम के लिए, क्लासरूम के लिए, दोबारा सुन लो, सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकती है। यूनिवर्स के लिए हमेशा या तो जीरो होगी चेंज इन एंट्रोपी, या तो पॉजिटिव होगी, सही है क्या? सिस्टम में तो होने का क्या, डी क्यू की उल्टा प्रोसेस कर दो, लो डेल्टा एस नेगेटिव आ गया, समझे बात को? अरे हीट लिबरेट होगी, डी क्यू नेगेटिव तो अपने आप नेगेटिव आ गया। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट फॉर यूनिवर्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, सही है क्या बच्चों? एक लाइन में लिखवाता हूं, बाकी आप कॉपी करो, नीचे डबल स्टार लाइन में लिखवाऊंगा, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, बाकी आप बना लो बच्चे। एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले आइसोथर्मल, आइसो उनके लिए भी बनते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे शायद। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव एंड continuously increasing, but entropy of system may be, entropy change लिखो बेटा, entropy change for a system may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेटा 2 प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन एक्चुअली, एक बच्चों आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन मैं आपको समझा रहा हूं, और एक बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। कुछ डाउट अभी क्लियर करता हूं बच्चों। ये मैं दोनों ही प्रोसेस आपको आइडियल गैस के लिए समझाता हूं। बेटे यदि यहाँ रियल गैस लिखा होता अलग आंसर होता, फ्री एक्सपेंशन में रियल गैस लिखा होता अलग आंसर होता। अभी मैं आइडियल गैस के लिए फ्री एक्सपेंशन समझा रहा हूं। आप देखो अपना रूम है बेटा, आप में दीवार है, इस साइड आइडियल गैस है, सामने बिल्कुल खाली है। वैक्यूम का मतलब होता है बच्चों प्रेशर आता एयर से। वैक्यूम बोला तो मैं बोल रहा हूं एक भी एयर पार्टिकल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है आधे कमरे में। यदि जैसे अपनी यहां से थोड़ा तो क्या होगा बच्चों, ये आइसोलेटेड सिस्टम मैंने लिया है, हीट जीरो आइसोलेटेड है, तो डी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, हीट क्या हो गई जीरो। बच्चों वर्क का और देखना, वर्क क्या होता था बच्चों, पी डीवी इंटीग्रेशन। और यदि प्रेशर की वैल्यू ही जीरो हो तो, अरे मैंने बोला वैक्यूम है, प्रेशर जीरो हो तो क्योंकि वैक्यूम है इसलिए वर्क क्या हो जाएगा बच्चों आपका जीरो। बात समझ में आई है? तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जीरो। डेल्टा यू माने क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो गया बच्चों, जीरो। सर यू फाइनल और यू इनिशियल क्या हो गया, बराबर। और ऐसे ही थोड़ी एफ ऑफ के डीजी में लिखवाया था आपको, मैंने बोला आपको मैंने बोला था बेटा इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, याद है क्या? इसका मतलब
फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, बराबर। पीएमटी में सवाल आया हुआ है। दोबारा देखो बच्चों का मिसकंसेप्ट कैसा, सर यदि पीवी डायग्राम बनेगा, आपने बोला इनिशियल फाइनल टेम्परेचर, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा सर ये ऐसा, क्या ये सही बनाया है ना? मैंने नहीं बोला बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैंने ऐसा नहीं बोला ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बल्कि मैंने ये बोला इनिशियल फाइनल टेम्परेचर बराबर है, ये आइसोथर्मल स्टेट है। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है, दैट आई नो। मुझे नहीं पता यहां से ये ऐसे ऐसे यहां गया कि सीधा गया कि ऐसे गया, मुझे नहीं पता 1 2 से 2 कैसे पहुंचा, लेकिन 1 से 2 पहुंच गया, सेम टेम्परेचर है। इतना ध्यान से मैं क्यों बता रहा हूं, इस बार ये नीट में सवाल आया, फ्री एक्सपेंशन जो हुआ वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, या ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए। तो आदि आकाश ने अलग आंसर दे दिया, आलिन ने अलग दे दिया। फिजिक्स में कन्फ्लिक्ट इसी सवाल पे था इस साल का, तो मैंने कॉपी में लिखवा था बेटा पहले भी, ये आइसोथर्मल स्टेट है, ऐसे लिखवा था, ये आइसोथर्मल स्टेट, आईटी स्टेट ऐसा लिखा था, ये आइसोथर्मल स्टेट होता है। प्रोसेस कौन सा बोला जाए, सर यदि ऑप्शन आइसोथर्मल स्टेट है तो बेस्ट ऑप्शन टिक वही होगा। उन्हें प्रोसेस का प्रोसेस सही नहीं बेटा, फिर मैं कैसे बोलूंगा, दीवार को हटा दिया, सडन प्रोसेस है। यदि प्रोसेस बोलेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या राइट आंसर है ना? राइट आंसर इज आइसोथर्मल, आपका फ्री एक्सपेंशन इज ए आइसोथर्मल स्टेट, ये राइट आंसर है। प्रोसेस हटना सर आइसोथर्मल है, नहीं है, सडन तो मैं एडियाबैटिक पे टिक कर देता हूं, एडियाबैटिक ने एलन ने दिया था, राइट आंसर वही था। सही है क्या? दोबारा देखते हैं बच्चों, यदि एडियाबैटिक होता तो यहां मैं हीट 0 लेता हूं, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना? सडन प्रोसेस है, इंस्टेंटली हुआ है, हीट ट्रांसफर होने का समय नहीं मिला, इसलिए हीट 0 है। सही है क्या? दोबारा देखो बेटा, सर ये क्या, डी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, बहुत बढ़िया। आपने क्या बोला, सर हीट तो पहले ही 0 है, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव। कैसे पता चला सर पॉजिटिव है? आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो ना, लिखा हुआ एक्सपेंशन है, समझे क्या? अरे ऊपर टॉपिक का नाम पढ़ो, एक्सपेंशन है, मतलब क्या हो गया सर, सर 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव। अरे होना पड़ेगा, यदि वर्क आपका +5 है तो डेल्टा यू क्या होगा, -5। बच्चों इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यू फाइनल की वैल्यू क्या है, कम। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, कम, और इनिशियल क्या है, ज्यादा। इसको बोलते हैं बच्चों कूलिंग इफेक्ट। आपको ने 2 एग्जाम्पल बताए थे जो मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस लिखवाया था, बस्टिंग ऑफ टायर, ओपनिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक बोतल। बच्चों चलते चलते गाड़ी का जब टायर फट जाता सर ठंडी हवा लगती है, क्यों? तो मैं बताऊंगा बच्चों, चलते चलते गाड़ी का टायर फटा, सडन प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, सडन प्रोसेस से एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन हुआ सर, वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव तो डेल्टा यू क्या बच्चों, नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव माने फाइनल इंटरनल एनर्जी कम है, तापमान कम हुआ, कैसी हवा लगेगी, ठंडी ठंडी। दोबारा सुनो, ओपनिंग कोल्ड ड्रिंक बोतल, जैसे कोल्ड ड्रिंक खटाक से खोली, कांच वाली, प्लास्टिक वाली, कांच वाली, आप उसके बोतल में देखो पानी पानी से, उसको ऐसे हटा के फिर ऐसे पीते। सर वो हटाने की क्या रिक्वायरमेंट, आप देखो खटाक से खोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर, टेम्परेचर लो होने से कुछ गैस की क्वांटिटी कंडेंस हो गई, इसलिए पानी पानी नजर आया, हटा के फिर पीते। सही है क्या? दोनों एम्स के सवाल है बेटा, दोनों एम्स के सवाल है। सर ये पानी कहां से आता है, सर जैसे आपने एक्सपेंशन किया, तापमान कम हुआ, कुछ कंटेंट CO2 का आपका कंडेंस हो गया, इसके कारण आपका वो गैस की लेयर होती है लिक्विड फॉर्म में। सही है क्या? दोबारा सोचते हैं बच्चों, आपको मैंने कंपैरिजन लिखवा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैंने पीछे पलट के देखो कंपैरिजन लिखवाया था, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, देखना एक बार। तो बच्चा मुझसे उस टाइम तो नहीं पूछा, उन्हें मान लिया मेरी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें थी। अब नीचे लास्ट पॉइंट देखो, टेम्परेचर, जैसे बच्चों एक्सपेंशन में देखो आइसोथर्मल का तापमान ज्यादा है, कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल पढ़ा था मैंने कल, उसमें बच्चों आप देखो लास्ट में एक्सपेंशन वाले में आइसोथर्मल का तापमान ज्यादा, तो बच्चे को ये पूछना चाहिए था सर आइसोथर्मल तो सेम तापमान, ज्यादा कैसे हो गया? मैं क्या बोल रहा हूं, आइसोथर्मल यदि 300 केल्विन तो 300 ही है, एक्चुअली क्या हुआ, एक्सपेंशन से एडियाबैटिक का टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए 300 ज्यादा लगने लग गया। उल्टा सोचते हैं, कंप्रेसर वाले में सोचवाता हूं, सर आइसोथर्मल 300 केल्विन, बाद में भी वही, कम कैसे हो गया? बाद में कम हुआ नहीं हुआ है। यदि कंप्रेशन है, वर्क नेगेटिव, डेल्टा यू क्या बच्चों, पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव माने फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तापमान क्या हो गया, इंक्रीज, इसलिए वहां ऐसा लिखा हुआ। सही है क्या? बनाओ शाबाश बेटा, हीटिंग कूलिंग इफेक्ट है, समझ जाना अपने आप ही। सर वर्क पॉजिटिव तो डेल्टा यू नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कम है, कूलिंग इफेक्ट है।
कंप्रेशन होता तो एडियाबेटिक, सर एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब बच्चों फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा, ज्यादा मतलब तापमान ज्यादा, सही है बच्चों। मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ बेटे कार्नोट साइकिल, बच्चों एक्चुअली लिखना साइकिल ही चाहिए इसको, लेकिन इंजन भी लिख के सवाल आता है, सही लिखा है क्या, IENGIN, अब सही लिखा है बच्चों। इंजन भी लिख के सवाल आता है इसलिए मैं इंजन लिखता हूं, एक्चुअली इसका इंजन बोलना बनता नहीं। इंजन होता है दैट समथिंग दैट इज वर्किंग, जो चल रहा है उसको इंजन बोलते हैं। साइकिल होता है बेटा थियोरेटिकल कंसेप्ट, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। क्यों बच्चों, इसके क्या होता है बेटा, पीवी डायग्राम यदि मैं बनाऊंगा, इसके दो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल और दो प्रोसेस होते हैं बच्चों इसके एडियाबैटिक। दो प्रोसेस के होते हैं बच्चों एडियाबैटिक इस टाइप से, और सारे ही प्रोसेस बच्चों जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, आप समझ पाओगे 1 से 2 जो है बच्चों वॉल्यूम कम हुई तो रिवर्सिबल, आइसोथर्मल वॉल्यूम कम हुई तो इसलिए कंप्रेशन है। बच्चों देखना एक बार बेटा, 1 से 2 और 2 से 3 में कौन ज्यादा स्टीपर है, 1 से 2 और 2 से 3 में कौन ज्यादा स्टीपर है, 2 से 3 ज्यादा स्टीपर है, इसलिए कलर भी अलग बनाया इसमें कर, 2 से 3 ज्यादा स्टीपर है, वॉल्यूम उसमें कम हुई, उसका नाम है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 3 से 4 और 4 से 1 दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज हुई, दोनों एक्सपांशन है, कौन ज्यादा स्टीपर है बेटा, 3 से 4 या 4 से 1, तो 4 से 1 क्या है आपका बच्चों, ये आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन है और वो बच्चों आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन है, सही है क्या। सारे ही में चारों ही प्रोसेस में बच्चों मैंने रिवर्सिबल वर्ड यूज किया, रिवर्सिबल असंभव वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए कभी इसके ऊपर इंजन बना ही नहीं। ये सिर्फ एक साइकिल है। एक दो लाइन में यहां लिखवाऊंगा, एक स्टार भी लगाऊंगा। सर इसकी एफिशिएंसी होती है बेटा वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। वर्क नेट लेना बच्चों, जो आपका साइकिल का एरिया वो लेना है, हीट आपको ओनली पॉजिटिव हीट लेनी, इसलिए मैंने इसको हीट सप्लाइड लिखा है, सिर्फ आपको पॉजिटिव हीट लेनी, वरना तो आप वर्क और हीट तो बराबर है नेट, तो ये तो 1 आ जाएगी एफिशिएंसी। वर्क आपको एरिया ऑफ साइकिल लेना है, लेकिन बच्चों हीट आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ये होता है बच्चों 1 माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई। टीएल वाले में आपको अगले स्टेप में प्रूव कर दूंगा बच्चों। एक इसकी रेशियो बहुत पॉपुलर है, एक ऐसी रेशियो बनती बेटा, इसकी ऐसी रेशियो बनती है सर, यदि ये वाली वॉल्यूम V1 है, ये वाली वॉल्यूम V4 है, ये वाली वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम रेशियो इसकी पूछी जाती है V3 है। वॉल्यूम रेशियो पूछी जाती है बच्चों, हो जाएगा सारे प्रोसेस अलग अलग लेके, आप सीधा याद कर लेना बेटा, इसकी और इसकी वो लिखने में दिखाई देगा आपको अलग से, ये और ये हमेशा सेम है, जैसे V1 डिवाइड बाई V3 दैट शुड बी इक्वल टू, देखो बेटा V1 डिवाइड बाई V2 शुड बी इक्वल टू V4 डिवाइड बाई V3। सर V1 2 इसे याद करो करना, जैसे आप ग्राफ बनाओगे 4 पॉइंट आप मार्क कर लेना, ये वाला थर्ड वाला और ये वाला और ये वाला अपने आप ही आपका रेशियो में होता है। आएगा बच्चों चारों प्रोसेस लिखे क्वेश्चन बनानी पड़ेगी तब आएगा, पुणे नहीं करना रेशियो सीधा। सर ये कार्नोट इंजन किस काम आता है बच्चों, ये रिलेटिवली आपको कोई भी नया इंजन आपने बनाया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे मैंने एक इंजन बनाया बच्चों डीजल इंजन, उसकी एफिशिएंसी 40% है, तो मुझे पूछते यदि ये कार्नोट होता तो इसकी कितनी एफिशिएंसी होती, या कार्नोट का कितना परसेंट ये आपने बना दिया। सपोज बच्चों मैंने एक टेम्परेचर लिमिट में बनाया, मेरी एफिशिएंसी 40% है, उसी टेम्परेचर में कार्नोट की एफिशिएंसी मान लो 66 है, तो मुझे बोला कितना परसेंट कार्नोट है, तो 40 डिवाइड बाई 66 इंटू 100, ये लगभग 75% कार्नोट जैसा बन गया है। कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, जितना हो सके कार्नोट के पास जाओ, कार्नोट कभी चल नहीं पाएगा, इसके जितने पास जा पाओ इतनी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो रिलेटिव एफिशिएंसी ऐसे बनाया जाता है बच्चों, आप कोई इंजन की एफिशिएंसी दी होगी, डिवाइड बाय कार्नोट की एफिशिएंसी कर दो इनटू 100। एक बार बच्चों ये पीएमटी में सवाल आया है कि इंजन की एफिशिएंसी 40% मेंशन थी, कार्नोट की आपको निकालनी थी, तो इंजन डिवाइड बाय कार्नोट कर लो, तो ये इंजन कितना परसेंट कार्नोट जैसा पूछा हुआ था। 2 लाइन पहले मैं लिखूंगा फिर आप बनाना। ये रेशियो आप समझो मैंने क्या बोला है, 4 पॉइंट मार्क कर लेना बड़े, पहले वाले का तीसरा, दूसरे वाले का चौथा रेशियो हमेशा बराबर रहती है, अदरवाइज मैंने 2 पेज का सोल्यूशन करना पड़ेगा बेटे, चारों प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन में लिखवाता हूं। इट इज एन आइडियल साइकिल
बच्चों मैं साइकिल ही बोलूँगा, इंजन भी आएगा, आप इंजन बोल देना, सुन लेना, लेकिन होता नहीं है। It is an ideal cycle. It is used for comparison only. It is used for comparison only. तीसरे वाला पॉइंट डबल स्टार पॉइंट, तीसरे वाला पॉइंट डबल स्टार पॉइंट। For given temperature limits, for given temperature limits, it has maximum efficiency. सीरीज का सवाल आ गया, इसलिए एक लाइन ऐसे लिखवा रहा हूं। यदि बच्चों इंजन इन सीरीज कोई बोलता है तो दो संभावनाएं बनते हैं। यदि वर्क इक्वल है तो टेम्परेचर बनता कॉमन लो टेम्परेचर प्लस हाई टेम्परेचर डिवाइड बाई 2। यदि बच्चों एफिशिएंसी दोनों इंजन की बराबर है तो कॉमन टेम्परेचर बनता बच्चों अंडर रूट TL/TH। क्या इंजन इन सीरीज क्या बोल रहे हो सर? इंजन इन सीरीज ऐसी चीज होती है बच्चों, जैसे ये इंजन नंबर 1 लो टेम्परेचर, एक इंजन यहाँ है, एक इंजन बीच में भी लगा हुआ है, और एक यहाँ आपका हाई टेम्परेचर है। ये कॉमन टेम्परेचर। बेटे बीच का तापमान क्या ये बताओ? दो समान वर्क इक्वल तो ये आता है, और बच्चों आपका एफिशिएंसी इक्वल है तो ये आएगा। ये बीच में कॉमन टेम्परेचर, बीच में तापमान क्या वो बताना होता है। पहले इंजन यहाँ से हीट ली, लास्ट में यहाँ डाल दी, हाई है, नीचे लो टेम्परेचर रिजेक्ट वाला। ये जेई मेन में सवाल आया था बच्चों, मेन में आ रहा इसलिए बता रहा, एडवांस में आता मैं बताता भी नहीं, क्योंकि जेई मेन वही टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, तो शायद अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। एनडीए का पेपर है, एनसीईआरटी बेस। अब 5-6 मिनट आप अच्छे से मुझे सुनना, मैं आपको दो चीजों के बच्चों बेसिक फंक्शनिंग समझाऊंगा, कैसे कार या बाइक का इंजन काम करता है और कैसे बच्चों घर वाला फ्रीज काम करता है। वो बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल तो वैसे ही बना दोगे, वो बेसिक कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चों दो चीज आपको पैरेलल पढ़ा रहा, यहां मैं पढ़ाऊंगा बच्चों हीट इंजन, आपको टाइम दूंगा बच्चों लिखने का, कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे आप आराम से सुन लो। रेफ्रिजरेटर यहां आपको फंक्शन करना समझ में आ गया ना बच्चों, सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो कैसा सर, हीट इंजन कुछ ऐसा होता है, ऐसा हीट इंजन लिख दो। ये बच्चों कार के इंजन की मैं बात कर रहा हूं, हीट इंजन बोल रहा था बच्चों, ये RE लिख रहा था मैं, घर वाले फ्रीज की बात कर रहा हूं। एक बात एक क्लैरिफाई करो, कार कैसे काम करती है? कार ऐसे काम करती है सर, कार में जैसे अब इंजन स्टार्ट किया ना, जैसे फ्यूल जलना स्टार्ट हुआ, दो काम एक साथ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, धुआं जाने लग जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, फ्यूल बर्निंग शुरू हुआ, एक साथ दो चीजें हो जाएंगी, गाड़ी स्टार्ट और धुआं साइलेंसर से आना शुरू, दो चीजें। यदि आपने हीट दिया, इंजन को हीट सप्लाई किया, जैसे हीट सप्लाई किया, दो चीजें एक साथ शुरू, दो चीजें एक साथ शुरू। एक चीज आपका वर्क मिलेगा, वर्क का मतलब गाड़ी स्टार्ट, एक चीज कुछ हीट धुएं की फॉर्म में बाहर जाने लग जाएगी। दोबारा सुनो, यदि बच्चों आपको रेफ्रिजरेटर में एप्पल को ठंडा करना है, किसी भी चीज को ठंडा करना कैसे होगा सर? जैसे ही फ्रीज में आप ऑन करोगे, एक चीज फ्रीज बिल निकालना स्टार्ट कर देगा, फ्रीज के ऊपर कुछ वर्क होने लग जाएगा। कंप्रेसर होता बेटा, जहां कंप्रेसर वहां वर्क कंज्यूम करता है, सुना आपने? एसी में कंप्रेसर है, फ्रीज में कंप्रेसर है। कंप्रेसर का मतलब क्या? वॉल्यूम कम करना, वर्क नेगेटिव होना, नेगेटिव का मतलब कंज्यूम करना। जैसे फ्रिज का बटन ऑन किया, ठंडा होना शुरू, जो भी चीज आपने रखी उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, फ्रिज स्टार्ट हो जाएगा और ठंडा होना शुरू हो गया। सर एक चीज और शुरू होती साथ में, बाहर हीट को फेंकने लग जाता है। अरे फ्रिज के हाथ में कभी आसपास आपने जाली पे हाथ लगाया है? फ्रिज के पीछे जाली होती है बेटा, पहले आपने सुनी हो तो, जाली को बोलते गर्म छूना मत, सुना आपने कभी? देखो दोबारा आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, क्या प्रोसेस है बच्चों, आपको ये समझाया बेटा मैंने। जैसे ही कार में ऊपर से फ्यूल बर्न होगा, सिलेंडर में फ्यूल बर्न होता है, इंजन के पास हीट गई, इंजन के दो काम, 100 जूल यदि हीट आपको हीट मिली तो 60 जूल तो कर देगा वर्क और 40 जूल जाएगा धुएं में। धुआं कहा जाता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या जैसे अपना एटमोस्फियर है। दोबारा सुनो, अपने फ्रिज के अंदर सेब रखी, फ्रिज का बटन दबा दिया, बटन दबाते ही कुछ वर्क कंज्यूम करने लग जाएगा, मान लो 60 जूल, कुछ हीट निकाल लेगा सेब में से, मान लो 40 जूल, सेब ठंडी होने लगी 100 जूल। बच्चों जितना आपको मेन आंसर भी आ रहा हूं बच्चों, सुनते रहना बेटा। 100 जूल हीट आपका क्या किया, 60 वर्क वाला, 40 खींचने वाला, और दोनों मिला के बाहर डाल दिया। बाहर कौन सा होता है? फ्रिज के अंदर कैसा टेम्परेचर? लो। ये बच्चों फ्रिज के अंदर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर है, अरे वहां तापमान क्या था? लो। और बाहर जा कमरे में फेंकता हीट, रूम बोल लो या सराउंडिंग बोल लो, वहां कैसा होता? तापमान ज्यादा। सर तापमान ज्यादा कहां? 25 डिग्री तो है। अरे 25 अब है, फ्रिज से तो ज्यादा है ना,
फ्रिज के अंदर तो बच्चों 0 डिग्री भी है, -2 भी, उससे तो ज्यादा है ना बाहर। तो अच्छे से बात और सुनो बच्चों, एक बात और सवाल पूछता हूं आपसे, फंक्शन समझ में आया बेटा आपको? गाड़ी का इंजन सर हीट आई, खटाक से 2 हिस्से, एक वर्क एक धुआं। फ्रिज ऑन किया, सेब से हीट खींची, वर्क किया, दोनों मिलाकर रूम में फेंक दिया। बच्चा बोला सर फ्रिज में तब जाली है ही नहीं, हीट फेंकना बंद कर दिया? नहीं। फ्रिज की साइड में हाथ लगाओ, गर्म लगेगा राइट साइड। फ्रिज के राइट साइड देखो जाली नहीं है। वो जानते हैं इंडियन कन्वेंशन को, या तो ये कोना मरवाएंगे फ्रिज का, लात लगा के फ्रिज को धकेल देंगे। वो चाहते थे वहां जाली से हीट लॉस हो। हम जानते हैं कई बच्चों करंट ना लग जाए, अरे करंट वाली जाली नहीं, वो हीट वाली जाली है, ठीक है क्या? फिर भी साइड में लगा दिया, कवर भी कर दिया कि करंट वाला बहम भी निकल जाएगा। नीचे जगह छोड़ रखी, नीचे से हीट लॉस होती है। दोबारा बात सुनो, दोनों का आपने ये समझा, दोनों का आपने वर्किंग समझी बच्चों, कैसे इंजन में हीट आती है 2 हिस्से में जाएगी, या एब्जॉर्ब वर्क होगा वो बाहर जाएगा। एक बात तो ये हो गई बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी थी बच्चों वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, सही है क्या? अच्छा, वर्क को ऐसा लिख दो बच्चों में 60 को सर 100 माइनस 40, ये आपका बच्चों क्यू आर है, 100 डिवाइड माइनस 40 ऐसा, 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, ऐसी एफिशिएंसी आ गई। बच्चों मैं प्रोसेस को रिवर्सिबल मानता हूं। रिवर्सिबल मैंने ऐसा लिखा था डी क्यू डिवाइड बाई टी जीरो, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई टी जीरो, Q2 बाई टी इक्वल टू Q1 बाई टी, या Q डिवाइड बाई टी इज कांस्टेंट, या Q इज प्रोपोर्शनल टू टी। सही है क्या? यदि रिवर्सिबल है तो हीट की जगह टेम्परेचर लिखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों हम इंजन पढ़ रहे हैं सारा रिवर्सिबल वाला काम करते हैं। इसका मतलब बच्चों जैसी हीट उसकी जगह वही तापमान। रिजेक्टेड वाली कहाँ है? लो पे तो लो, सर सप्लाई वाली कहाँ? हाई तो हाई, सही है क्या? जोन से हीट वही तापमान। एक बात ये समझ में आई, रेफ्रिजरेटर में देखो बच्चों इसमें एफिशिएंसी नहीं होती है, ये एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, हमारी बिजली खराब करता है। इसका होता बच्चों सीओपी, इसका होता बच्चों सीओपी। सीओपी का मतलब होता कैसी परफॉर्मेंस देगा, इसका नाम होता बच्चों सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये होता बेटा हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय, चलो हीट एब्जॉर्ब की फॉर्म में नहीं, इसके लिए होता बच्चों डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क। इसकी डेफिनेशन है ये सीओपी की। सीओपी का मतलब क्या होता है सर? सीओपी का मतलब ये है बच्चों, यदि मेरा डिवाइस 100 जूल हीट कंज्यूम किया, मेरी 100 जूल यदि बिजली से एनर्जी ले रहा ना, 100 से ज्यादा कोई काम करे, यदि मान लो मैं बोलता हूं बेटा मेरा सीओपी एसी का 5 है, यदि मेरा एसी 100 वाट बिजली कंज्यूम करेगा ना, तो उसका 5 गुना सीओपी जितना उसका 5 गुना 5 मतलब 500 हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन कितना जल्दी ठंडा करता हो, किस पे डिपेंडेंट हो गया? सीओपी पे। सर जितनी मान लो अपने पास एक घर पे फ्रीज है, उसकी पावर रेटिंग 100 वाट है, पावर रेटिंग का मतलब हो कितनी बिजली कंज्यूम करो बेटा? 100 वाट। यदि उसका सीओपी लिखा हुआ 6, तो पावर रेटिंग का इंटू सीओपी कर दो 6, आपका होगा 600, तो वो कितना फ्रीज करेगा? वो हर सेकंड 600 जूल हीट आपका एब्जॉर्ब करेगा। सही है क्या? इसके ऊपर सवाल की फॉर्म में समझ में आएगा। बच्चे तो डिजायर्ड इफेक्ट चाहते क्या हो सर? हम हीट एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब किया। वर्क की जगह क्या आएगा सर? वर्क की जगह डब्ल्यू नेट। बच्चों कौन सी टेम्परेचर से हीट आपने एब्जॉर्ब किया? लो टेम्परेचर से। वर्क क्या? 60, 100 माइनस 40 कर दूं, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। दोबारा समझा रहा हूं बात को, हाई बाई लो करोगे तो आपका वैसे ही नेगेटिव आंसर आ जाएगा, गलत है, ये याद करवा रहा हूं। सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क। डिजायर मैंने आप चाहते क्या हो सर? मैं चाहता हूं ठंडा करना, तो ऊपर कैसा तापमान आएगा? लो। वर्क की जगह क्या आएगा? हाई माइनस लो। दोबारा सुनना, इस बात का मतलब बता रहा हूं, जैसी हीट ऐसा तापमान। इस मतलब मैं सोचता हूं आप देखो कैसे समझ पाओगे। यदि मैंने बोला आप मुझे रेशियो बताओ बच्चों, हीट सप्लाइड टू रूम डिवाइड बाई वर्क। रेफ्रिजरेटर में आप रेशियो बताओ, हीट सप्लाइड टू रूम डिवाइड बाई वर्क। रूम का तापमान हाई होता था कि लो? वर्किंग आप जानते हो, तो हाई, तो ऊपर आ जाएगा हाई, वर्क की जगह आ जाएगा हाई माइनस लो। बात समझ में आई क्या बच्चों? आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना बेटा। सर ये डिजायर्ड इफेक्ट फ्रीज में मैं चाहता हूं ठंडा, तो ऊपर लो टेम्परेचर आएगा। आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों। एक जो मैं आपको समझा रहा था, मल्टीप्लाई बाई सीओपी कर दो, मल्टीप्लाई बाई सी, क्योंकि बच्चों रेफ्रिजरेटर और एसी एक्चुअली पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। मैं ये चाहता हूं जितनी मेरी पावर कंज्यूम करा उससे ज्यादा मुझे इफेक्ट मिले, डिजायर्ड इफेक्ट मुझे मिले, जो मैं चाहता हूं वो चीज मुझे मिले, लेकिन एनर्जी खर्च किया उससे ज्यादा मिले। मतलब सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जबकि एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ये एक अलग चीज है। मैं इस पर कुछ फ्यूल लो ग्रेड एनर्जी खराब करता हूं, वो तो उससे कम ही वर्क मिलेगा, नो डाउट।
थोड़ा आप देखो एक बार क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेटर, आर ई लिख लेना बच्चों आप कैपिटल, ए रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस and 27 degree Celsius. Find out power rating of refrigerator. Find out power rating of refrigerator if it consume 180 joule per second. If it consume 180 जूल पर सेकेंड। बच्चों आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा, उसी फॉर्म में आप देखो सर, हीट जो है एब्जॉर्ब जो है, क्या लिखा बच्चों मैंने, इफ इट एब्जॉर्ब कर लो उसको बच्चों, एब्जॉर्ब किया 180 जूल, या कंज्यूम भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट लैंग्वेज आपकी एब्जॉर्ब रहेगी बच्चों। हीट कंज्यूम ही किया जा सकता है, लेकिन उसको मैं बोलना चाहता हूँ एब्जॉर्ब करना। 180 जूल एब्जॉर्ब किया, वर्क आपको पता करना बच्चों, लो टेम्परेचर केल्विन में 270 है, हाई टेम्परेचर 300 और ये आपका 270 बच्चों। 180 जूल पर सेकंड यहाँ लिखा गया, वर्क की वैल्यू नहीं पता, ये 270 डिवाइड बाई 30 आंसर आ गया बच्चों। सीओपी एक्चुअली इज 9, सीओपी 9 है तो बच्चों वर्क आ जाएगा सर 180 डिवाइड बाई 9, 20 जूल पर सेकंड, या इसी जगह बोला जा सकता है बच्चों 20 वॉट। सही है क्या? इसका मतलब ये हुआ सर यदि 20 वॉट वो बिजली खर्च करता है ना, और उसका सीओपी 9 है, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? 20 इंटू 9 180। दोबारा समझो यदि बच्चों मैं एयर कंडीशन खरीदने जाऊं, अब तो कल अलग चीज आ गई, को ई सीओपी आ गई, लेकिन पहले क्या होता? सीओपी होता सिंपल से 5 साल पहले। यदि मैं एयर कंडीशन खरीदने जाऊं, एक टाटा वोल्टास का, एक ओजनल का, एक 34 का, एक 35,000 का, दोनों ही 1.5 टन के हैं। यदि मैं आपको बोलता हूं बच्चों ये टाटा वोल्टास वाला 1000 सस्ता, आप ये खरीद लो, गलत बात है। तो मैं क्या पूछता सर पावर रेटिंग क्या, कि दोनों की 2 किलोवाट है, दोनों में ही 2000 जूल आपको खर्च करनी पड़ेगी हर सेकेंड। अच्छा, फिर मैं बोलता सीओपी क्या है, कौन जल्दी ठंडा करेगा, कौन ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा? तो मैं बोला सर 2 किलोवाट है, टाटा वोल्टास का सीओपी 10 है और ओजनल का 15 है। तो मैं बोला हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा? सर ये 10 इंटू 2 20 किलोवाट हीट एब्जॉर्ब करेगा बेटा टाटा वोल्टास, जबकि वो जनरल वाला आपका सेम पावर रेटिंग 2, लेकिन आपकी सीओपी कितना बेटा 15। सेम टाइम में वो जहां 20 ऑब्जर्व करता है कितना करेगा 30। कौन जल्दी ठंडा करेगा? वो जनरल। इसलिए मैं इसको बंद कर दूंगा, आलोचना करके बिजली का बिल बचाएंगे। समझे क्या? जल्दी ठंडा भी करेगा। सीओपी एक महत्वपूर्ण चीज है। क्या अकेली सीओपी ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं सर, पावर रेटिंग इनटू सीओपी वो हीट एब्जॉर्ब होता है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम हीट एब्जॉर्ब जो होता है बच्चों उसी के हिसाब से देखते हैं इससे हमारे सही है कि नहीं। बना शाबाश। if this heat engine is working as refrigerator, if this heat engine working as a refrigerator, find out amount of heat absorbed by it. Find out amount of heat absorbed by it if 10 joule work is done on refrigerator. If 10 joule work is done on refrigerator. बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, फॉर्मूला बेस करेंगे तो एफिशिएंसी क्या है? 1/10 सर ये आ जाएगा 1 माइनस TL/TH। तो TL/TH की वैल्यू आ गई सर 9/10। एक तो तरीका ये हो गया, सीओपी में हीट एब्जॉर्ब निकालनी नहीं जानते, वर्क आपका 10 है। बच्चों आप देखो बेटा TL और TL से काम मैं कर चुका हूं, दोनों में डिवाइड बाई TL कर लो, ऊपर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बच्चों TH/TL - 1। सही लिखा मैंने? ये QA/10 एज इट इज, ये 110/9 - 1 आंसर आ जाएगा बेटा QA/10 दैट इज 9, हीट एब्जॉर्ब इज 90। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, आंसर करेक्ट आ जाएगा 90। यदि मैं बोलता बच्चों व्हाट इज हीट सप्लाइड टू रूम, इसी सवाल में यदि मैं पूछता हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग या हीट रिजेक्टेड टू रूम क्या होगा?
रूम में कौन सी हीट जाती थी बच्चों, क्यू ए प्लस डब्ल्यू, याद आपको फंक्शन 100 जूल आ जाता। अरे याद आपको फंक्शन समझा रहा था। अब डायरेक्ट आंसर देखो, यदि आप ऑपरेशन जानते होते तो एफिशिएंसी होती है सर 1/10, वो होती है सर W/QS। W की वैल्यू है सर 10, तो QS की वैल्यू आपकी आ जाती कितनी, 100। सर जो QS है वही तो ये होती है, तो इसकी वैल्यू है 100, तो QA कितनी आ जाती बच्चों, 100 माइनस W दैट इज 90। बात पकड़ में आई आपको? यदि मैं सीधा फंक्शन जानता तो मैं डायरेक्ट करता। यदि कोई मुझे पूछता ना हीट रिजेक्टेड टू रूम बता दो, मैं इतना लंबा सोल्व करने बजाय मैं क्या करता, सर ये जो QS है वही ये आता है, और QS की वैल्यू कितनी, तो 100, तो ये भी 100 ही है सर। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मैं कैलोरीमेट्री स्टार्ट करूंगा, एक दिन में फिनिश करेंगे बच्चों। KTG थर्मो ये वाला पोर्शन एक बार आप रिवाइज करना, कल अच्छे से टेस्ट देना, फिर मंडे को मिलेंगे। बाय बाय।